हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं एक रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट हुआ था 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट हुआ था। बायोडाइवर्सिटी बताया गया कि मतलब कि जितना भी प्रकार का, जितना भी मतलब कि जलीय हो, मतलब कि या फिर कोई सागर में रहने वाली नदी वाला हो, या फिर समुद्र वाला हो, या फिर स्थल पर रहने वाला जितना भी मतलब जीव जंतु इसे पाया जाता है, सबको इंक्लूड किया गया और सबके बारे में जो व्याख्या किया गया उसमें उसी को जो है बायोडाइवर्सिटी कहा गया। तो ये में 2 नाम है, एगो नार्सी और मैकमेनस। नार्सी और मैकमेनस जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड दिए, ठीक है, नाम है बायोलॉजिकल, नाम है, ठीक है। लेकिन बाद में रोजे ने इसको नाम बदल कर दिया बायोडाइवर्सिटी। रोजे ने वैसे यहाँ पे 2 नाम था, नार्से मैक ने नामे मिल के 2 नाम रखे थे। यहाँ पे 1 नाम वाला रोजने है तो 1 नाम बायोडाइवर्सिटी रख दिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले डिफाइन कहाँ किया गया था? सबसे पहले डिफाइन किया गया था वही 1992 के रियो डी जेनेरियो समिट में। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें जीन्स आ गए हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, जितने भी स्पेसीज होते हैं, या फिर जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, सब के सब जो है बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं, सबसे पहले आता है उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे जेनेटिक मतलब कि जीन स्पेसीज जो है, स्पेसीज सेम, ठीक है, और जीन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। स्पेसीज सेम रहेगा, जीन डिफरेंट हो जाएगा, तो उसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखा है। लेकिन जीन जो है एक दूसरे से सिमिलर होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, लेकिन उसमें सिमिलर होता है। इसके कारण क्या होता है वो जैसे कि हम लोग के पर्यावरण में जो चेंज आता है उसको बहुत बढ़िया से अडेप्ट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा इसमें जीन में वेरिएशन होता है उतना बढ़िया इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है। तो सबसे पहले आता है राइस में देखो तो राइस में जो 50,000 किस्म के है, राइस में जो है 50,000 वैरायटी है, ठीक है। और मैंगो का देखें तो मैंगो का 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी है, मैंगो का 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी है। जैसे को जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखेंगे, जैसे कि लांगा राइस आता है, इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी में रखा जाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है उसमें मेन उसका कारण क्या था? तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ जो उसका यूटिलाइजेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो कैसे यूज करना है उसके बारे में था। जेनेटिक डाइवर्सिटी का यूज करके अलग अलग प्रकार का कैसे उपयोग करना है, यही ग्रीन रिवॉल्यूशन में था। उसके बाद इंडिया जो है सेंटर है राइस का, देखे तो 50,000 किस्म का है, तो राइस के जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका सेंटर जो है इंडिया को ही माना जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग का स्पेसीज डाइवर्सिटी। नाम से पता लगा है कि इसमें बहुत प्रकार का स्पेसीज, मान लीजिए पार्टिकुलर रीजन में या पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारा प्रकार का जो स्पेसीज पाया जाएगा उसी को स्पेसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पेसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में। अब क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिकल रीजन फिर क्या होता है? तो जो हम लोग ग्लोब में देखेंगे तो ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, इसके बीच का जो रीजन होता है इसी को कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रीजन। तो इसी में जो सबसे ज़्यादा जो है स्पेसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों पाया जाता है उसका पहला कारण है कि यहाँ पे जो है ट्रॉपिक जो है बहुत साल से अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से जो है बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो वो लोग अपने आप को इसमें सूटेबल मान लिया है, स्टेबल कर लिया अपने आप को, और स्टेबल क्लाइमेट होने के कारण जो है इवोल्यूशनरी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलते रहता है, लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम होता है इसमें। कहता है कि उसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कहाँ पे आएगा? तो सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नाम से बताएगा ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा। इसी कारण जो अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन, उसको जो बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है कितना ज़्यादा हॉट स्पॉट होता है, इसको आगे देखेंगे। लेकिन अमेजन बेसिन को जो है उसको बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कहा जाता है। देख रहे थे कि स्पेसीज डाइवर्सिटी जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में क्यों ज़्यादा होता है? तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जो होता है वो भी ट्रॉपिकल रीजन में होता है, उसी में तो धूप सबसे ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है उतना ही ज़्यादा फूड बनता है। इसका मतलब कि जितना ही ज़्यादा स्पेसीज़ को वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो यानी कि ये भी एक पॉइंट है। उसके यहाँ पे सीजन का वेरिएशन जो है काफ़ी कम है, सीजन भी उतना नहीं बदलता है, जिस कारण करता है कि लॉन्ग टर्म वाले जो स्पेसीज होते हैं उनको रहने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सन प्लस स्टेबल, सन रहता है और स्टेबल, जिसके कारण स्पेसीज यहाँ पर रहता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है? तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, सन के कारण काफ़ी ज़्यादा भोजन बनता है, उसका स्टेबल क्लाइमेट है। जो होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है? तो दूसरे बहुत प्रकार का हैबिटेट्स हुआ है, जैसे कि मतलब कि सबका आवास जो होता है उसको हैबिटेट कहता है। बहुत प्रकार का हैबिटेट है, जिसके कारण जो बहुत प्रकार का इकोसिस्टम भी है, लेकिन सब जो है साथ में मतलब एक जगह रहता है, उसी को कहता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है किसके बीच क्या है? मान लीजिए कि एक प्रकार का जो इकोसिस्टम हुआ इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक जंगल वाला इकोसिस्टम हो गया, इधर जो है मनुष्य वाला इकोसिस्टम हो गया, इधर मतलब कि शहर टाइप। तो इस सब को मिलाकर जो डाइवर्सिटी है उसी को जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्टिकुलर को इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ये जो पूरा इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी आ रहा है उसी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जा रहा है।
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 प्रकार का। सबसे पहले आता है अल्फा डाइवर्सिटी। सबसे पहले अल्फा डाइवर्सिटी था अल्फा से हो गया। अल्फा मतलब एरिया जो है ये लोकल हो गया, मतलब लोकल हो गया, मतलब एक ही हैबिटेट और कम्युनिटी का ही है। एक ही हैबिटेट या फिर कम्युनिटी में जो डिवीज़न होता है, मतलब उसमें बहुत प्रकार का डाइवर्सिटी होता है, उसी को रखा गया अल्फा डाइवर्सिटी में। मतलब एक पार्टिकुलर एक प्रकार का लिया हैबिटेट लिए, कम्युनिटी लिए, उसमें कितना प्रकार का डाइवर्सिटी हो सकता है, उसमें स्पेसीज जो है कितना प्रकार का स्पेसीज रह रहा है, ये लोकल लेवल पर इसको देखा जाता है, इसीलिए अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। ये ध्यान रखो, अल्फा डाइवर्सिटी जो है एक कम्युनिटी या फिर हैबिटेट जो होता है एक के लिए होता है, सिर्फ एक ही के अंदर में पूरा अच्छा से उसका जो व्याख्या करता है वो अल्फा हो गया। बीटा का होगा बिटवीन हैबिटेट्स, मतलब एक से ज़्यादा, जैसे कि स्पेसीज जो कंपोजिशन है स्पेसीज का 2 हैबिटेट्स के बीच में, मान लिया 2 हैबिटेट्स के बीच में, तो वही बीटा डाइवर्सिटी। बीटा में जो 2 है, बीटा में बिटवीन हैबिटेट्स, मतलब 2 हैबिटेट्स के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। अल्फा हो गया अल्फा इकला, अल्फा जो है एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में सिंगल हैबिटेट के लिए। बीटा जो है बिटवीन हैबिटेट्स, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स के बीच में हो गया। गामा मतलब हो गया ग्रैंड टोटल, ठीक है। गामा को ग्रैंड टोटल से मतलब इसमें जो है एक लैंडस्केप या फिर रीजनल लेवल में जितना भी उसमें आता है सब आ गया गामा में, ठीक है। तो अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा जो है वो गामा में ही आ गया। अल्फा और बीटा दोनों को जो है गामा में इंक्लूड कर लेंगे। तो गामा जो है पूरा एक ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी या फिर पूरा ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी प्रकार का होता है उसको जो है गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है पूरे पृथ्वी पर जो है एक प्रकार से नहीं बटा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सा विविधता पाया जाता है। 2 प्रकार का बायोडाइवर्सिटी जो है बटा हुआ है। पहला आता है लैटिट्यूडनल, एक आता है लैटिट्यूडनल और दूसरा आता है अल्टीट्यूडनल। एक आता है लैटिट्यूडनल मतलब ऐसे से जो फैला है, अल्टीट्यूडनल जो कि ऐसे से फैला है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैसे मान लिया ग्लोब हो गया तो इधर हो गया पोल्स, तो पोल से जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा तो जो बायोडाइवर्सिटी जो है बढ़ता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हम देखे थे, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो जैसे जैसे पोल्स के से इक्वेटर की तरफ बढ़ा जाता है तो बायोडाइवर्सिटी जो है बढ़ता है। लैटिट्यूडनल भी हो गया, लैटिट्यूडनल में। तो अल्टीट्यूडनल का देखें तो जो कहता है जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड यानी हाइट जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे बायोडाइवर्सिटी जो है घटता है। हाइट जैसे जैसे बढ़ता है बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटते जाता है। मतलब अब देखे ही थे कि हम लोग इक्वेटर से इधर आने पर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फेवरेबल वहाँ पे क्लाइमेट होता है, और जहाँ पे बहुत घटिया क्लाइमेट होगा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही जो इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, कहता है कि 70% जो है वो तो एनिमल्स ही है, 22% जो है उसमें प्लांट्स आते हैं, जैसे कि algae, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सब जो है उसमें आता है। बाकी सब का सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि 70 हो गया एनिमल, 22 हो गया प्लांट, बाकी जो है बचा 8% का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। रॉबर्ट मे का हम लोग बात देखें तो मतलब 22% जो होता है ग्लोबल स्पेसीज को अभी तक पहचाना जा चुका है, जितना 22% को ही, ठीक है। उनके हिसाब से 7 मिलियन के करीब जो है ग्लोबल स्पेसीज है। इंडिया को जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जो मेगा बहुत सारा डाइवर्सिटी, 12 जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उसमें से जो है एगो इंडिया भी है। इंडिया जो एकदम इसमें से क्वेश्चन सकता है, इंडिया जो बायोडाइवर्सिटी कंट्री जो है उनमें आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है उनमें। इसमें डाइवर्सिटी में इंडिया का जो है ग्लोबली जो है 10वां रैंक है, ग्लोबली 10वां रैंक है, और एशिया में जो है 4था रैंक है, एशिया में 4था रैंक है। लेकिन इंडिया का लैंड एरिया तो छोटा है, लेकिन इसमें बावजूद भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइवर्सिटी है इसमें। इंडिया में टोटल जो लगभग में कहा था 91,000 जो है प्रजाति है, उसमें से के अलावा 91,000 जो है जीव जंतुओं का हो गया, और पौधों का देखें तो 47,500 के करीब है। तो पौधों की जो जनजाति है उसके बारे में नीचे दिया हुआ है, जो 47,500 के करीब, इसमें को हम लोग देख लेते हैं। 47,500 91,000 मिला के सबको दिए हुए, तो इसको मेनली ये याद रखना कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है, उसी को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेसीज जो है वो कीड़ा मकोड़ा, कीट इंसेक्ट्स का जो है, इंसेक्ट्स का सबसे लगभग 70,000 करीब जो है इंसेक्ट्स का है। और सबसे कम जो है यहाँ पे ये देखें तो सबसे कम जो है जिम्नोस्पर्म का है, इसको जिम्नोस्पर्म कहता है। जिम्नोस्पर्म का जो है वो मात्र 64 गो है। तो जिम्नोस्पर्म जो है सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जो है इंसेक्ट्स है। 2 नंबर पर जो है फंगी है, ज़्यादा वाला में 2 नंबर पर जो है फंगी है, ठीक है। 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा वाला में फंगी है, 1 नंबर पर इंसेक्ट्स है, 2 नंबर पर फंगी है, एक इंसेक्ट्स है, 2 नंबर फंगी है, और 3 नंबर पर जो है ये वाला कौन सा है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म है। देखिए 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट हो गया, एक इंसेक्ट एक ही जैसे लिखा था, 1 नंबर पर इंसेक्ट हो गया, 2 नंबर पर जो है फंगी हो गया, 2 नंबर पर फंगी हो गया, 3 नंबर पर जो है एंजियोस्पर्म हो गया, 3 नंबर पर जो है एंजियोस्पर्म हो गया, और सबसे कम होता है जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में जो है सबसे कम होता है। लोग जो है जिम में सबसे कम जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में सबसे कम हो गया। किस रीजन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, तो सबसे ज़्यादा देखें तो नॉर्थ ईस्ट में,
नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा 30% बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और सबसे कम जो वेस्टर्न डेजर्ट जो आता है, वेस्टर्न साइड में डेजर्ट है, उसमें 1% ही मात्रा आता है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा 30% जो है वहीं आता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में देखें तो वेस्टर्न घाट में जो है ज़्यादा होता है, 26% होता है। ईस्टर्न घाट में तो 24% होता है। वेस्टर्न घाट में जो है ईस्टर्न घाट से ज़्यादा होता है। बायोडाइवर्सिटी को देखा जाए तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ माना जाता है, मतलब कि ह्यूमन जो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले देते हैं इकोनॉमिक। इसमें इकोनॉमिक रूप से क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के कारण हम लोग क्या मिल पाता है, फूड मिल पाता है। फूड के साथ साथ हम लोग को फ्यूल मिल पाता है। फूड में जो इसका तो फाइबर मिल पाता है। उसके बाद हम लोग इसका पेड़ से जो टिम्बर मिल पाता है। उसके बाद मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, या फिर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इकोनॉमिक है, इस सब का जो है ये सब इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो गया। कहाँ का यूज हो रहा था, फूड में हो रहा था, ये फिर फ्यूल में हो रहा था, फिर फाइबर था, फिर मेडिसिन में हो रहा था, फिर पेड़ का टिम्बर वम्बर इंडस्ट्री यूज में भी हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा पैदावार वाला जो फसल होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को यूज करके ही बनाया जाता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम ऊपर देखे थे, उसी का यूज करके जो काफ़ी ज़्यादा पैदावार वाला फसल पाया जाता है। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का यूज किया गया था। कहते हैं एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के अलावा जो मछली पालन हो गया, या फिर फॉरेस्ट जंगल वाला हो गया, एग्रीकल्चर जंगल वाला हो गया, या फिर मछली पालन हो गया, या फिर दवाई वाला हो गया। ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी पे ही तो डिपेंडेंट है। सब के सब बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन मान पूछे कि बहुत ज़्यादा क्रॉप में हम लोग फसल का जो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जो कि जिससे दवाई सब बनता है। जैसे मान लिया कि हम लोग का देखते हैं कि मलेरिया का जो है किनकोना करके क्या आता है, उसका कुछ नाम होता है, मलेरिया का बीमारी का हो गया, या फिर कैंसर का हो गया, या फिर कार्डियक डिजीज़ होता है। इसका सब का उपचार जो है प्लांट से ही आता है। सब जो बनता है उसका जो प्लांट से ही आता है। इसीलिए कहा जाता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, ट्रॉपिकल वाला रीजन वाला, वो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट जो है ट्रॉपिकल रीजन में होता है। सबसे ज़्यादा मेडिसिनल वाला प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है। तो मतलब इसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट का डाइवर्सिटी कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होता है। उसके बाद एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल ब्यूटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो फ्लोरा एंड फौना होता है वहाँ पे पेड़ पौधा ये सब रहता है, इसी पर तो डिपेंड करता है। ये जो अपने आप में जो है एक तरीक़े से प्रकृति को एक प्रकार का सुंदरता देता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है एक तरीके से एस्थेटिक देता है, उस पर से कल्चरल वैल्यू भी होता है, पूजा पाठ भी होता है, पेड़ पौधा ये सब का। बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन करता है इकोसिस्टम के बैलेंस को, जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है। बायोडाइवर्सिटी और ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग इकोलॉजी में जो है काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कब से वर्षा हो जाएगा। ये सब जो है कब होगा, इकोलॉजी जो हम लोग का डिस्टर्ब होगा, तब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने से क्या होगा, तो इकोसिस्टम जो है हम लोग का इनस्टेबल हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी का हम लोग एग्रीकल्चर और जेनेटिक इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें एक टर्म आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, मतलब कि बहुत प्रकार के अलग अलग जीन्स को जो है मिलकर जो बायोडाइवर्सिटी में एक नया प्रकार का प्लांट बनाया जाता है, तो उसको जीन पूल हो गया। उसके बाद आता है ये हम लोग को इसका बायोडाइवर्सिटी का ही देन है कि प्लांट जो है मतलब कि नया नया सब जीन पूल करके पौधा जो है अलग उसका अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। उसके बाद अपने आप को अलग अलग कंडीशन में भी अपने आप को रहने वाला एक मतलब स्टेबल बनाता है। ये सब जब उसका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद बहुत सारा फूड का वैरायटी स्पीसीज बनने से ह्यूमंस को भी फ़ायदा होता है, ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को भी फ़ायदा होता है। यानी कहे तो बायोडाइवर्सिटी से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हैबिटाट लॉस या फिर फ्रैगमेंटेशन। तो ये किसके कारण होता है, तो सबसे पहले होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। डिफॉरेस्टेशन कर दीजिए, या फिर आप अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि अनसस्टेबल रूप से कीजिए, या फिर रोड और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तरह से करते चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करने के लिए जो है आप पेड़ पौधा के सब काट दीजिएगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, तो हैबिटेट लॉस होगा और फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। हैबिटेट गया तो स्पीसीज भी गया, तो ये हैबिटेट लॉस जो है बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। मतलब क्वेश्चन है कि हम पॉल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है, यानी पॉल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है या फिर हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस जो है वो पॉल्यूशन से भी ज़्यादा, हैबिटेट जो है वो पॉल्यूशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो 2 नंबर पर दिया हुआ है एलियन स्पेसीज का हमला है।
एलियन स्पेसीज का हमला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पे नॉन नेटिव है, वहाँ के पहले से रहने वाले नहीं है, लेकिन वहाँ पे आए और आने के बाद कम्प्लीटली पूरा फैल जाए और नेटिव वाले को कम्प्लीटली वहाँ से खदेड़ दे। तो ये जो है बहुत हानिकारक है। जैसे पानी में देखते हैं वाटर हाइकानिथ, जो हायाकानिथ जो होता है, जलकुंभी होता है, वो क्या करता है, तो पानी में जो पहले जीव जंतु रहते हैं वहाँ पर आता है, पूरा तेजी से फैल के पूरा पानी को छाप लेता है, वहाँ से भगा जाता है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा खतरनाक होता है। इसको कहता है कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास को पार्थेमियम कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास को ही पार्थेमियम भी कहा जाता है। वो भी यही करता है। इसके बाद लंटाना, ये सब का एग्जाम्पल उसका कांग्रेस ग्रास या फिर लंटाना करके ये सब विदेश जाती है। ये सब विदेश क्या है, भारत में आकर क्या करेगा कि स्थानीय जाति को खतरा उत्पन्न कर देगा। एलियन आएगा, लोकल को ले जाएगा। एलियन जो है नेटिव बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एलियन स्पेसीज कहते हैं कि मान लीजिए कि को एग्जिस्टेंस का मतलब को एक्सटिंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि जब एक स्पेसीज जो है ख़त्म होगा, एक स्पेसीज जो एक्सटेंड कर जाएगा, तो उस पर डिपेंड है जो दूसरा एक स्पेसीज है वो भी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर होस्ट खत्म हो गया, होस्ट ही खत्म हो गया, तो उस पर डिपेंड करने वाला पैरासाइट कहाँ से रह जाएगा, तो ये जो है दोनों खत्म हो जाता है। तो कहा जाता है कि को एक्सटेंशन जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो होता है, वाटर एयर पोल्यूशन होता है, वो भी जो सेंसिटिव स्पेसीज होते हैं, जो उनके से फ़र्क पड़ता है, उनको जो ख़त्म कर देता है। जैसे क्या होता है कि एक्सटिंक्शन पे चले जाते हैं, फिर इंडेंजर में पड़ जाते हैं पॉल्यूशन के कारण ही। पॉल्यूशन क्या करता है कि रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी को, जो है कम करता है। जो सेंसिटिव पोल्यूशन किसको ख़त्म करता है, जो सेंसिटिव स्पेसीज होते हैं, जिनको इससे फ़र्क पड़ता है, उनको जो पोल्यूशन लेके नहीं ना हो पाएगा। उसके लिए नेचुरल डिजास्टर में क्या आता है, मान लिया कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया, या फिर फॉरेस्ट में आग लग गया, तो ये भी जो है वहाँ के हैबिटाट को पूरा नुकसान पहुँचाता है। इससे प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा घटता है। तो ये सब जो कारण हो गया बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। इसका होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाम से पता चला बचाना है उनको, सर्वाइवल, इस सब के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं कंजर्वेशन में क्या होता है कि बचाना, यही नाम से पता चल रहा है, बचाना है। सर्वाइवल, जो सर्वाइवल फिटेस्ट का सर्वाइवल होगा, इससे कंजर्वेशन करने के से इकोलॉजी का बैलेंस जो है मेंटेन होता है। तो क्या क्या काम होता है, तो कहता है सबसे पहले आता है इसमें इकोलॉजिकल को बैलेंस करना है। देखिए जो बैलेंस होता है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, उनको जो बैलेंस करता है कौन, तो वही इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन का। और जितने भी इंडेंजर्ड या फिर रेयर स्पेसीज है उनको भी बचाना है। तो जीन पूल का कंजर्वेशन करना। जीन पूल में क्या आता है, एक स्पेसीज में जितना भी वेरिएशन होता है जीन का, वो सबको जिसको LLA कहा जाता था, उसी को कहते हैं जीन पूल को जो पूरा बचाना। जो टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है एक स्पेसीज में, उसी को जीन पूल कहा जाता है। एक स्पेसीज में जितना भी जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है सबको मिलाकर जीन पूल कहा जाता है। उसका जितने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज करना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। मतलब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि जीन पूल बचाने से क्या हो सकता है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को हम लोग श्योर कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है स्पेसीज का, उसको हम लोग जीन पूल बचा के श्योर कर सकते हैं। उसके बाद मेथड्स जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें आता है कि एक इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में क्या होता है कि जो उनको वैसा नेचुरल हैबिटेट देकर बचाना। जो स्पेसीज मान लिए लॉस्ट होने हैं, उनको नेचुरल उनका हैबिटेट देकर जो है बचाया जाता है, उसको इन सिटू कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है, नेशनल पार्क हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, उस समय क्या होता है, उन लोगों को नेचुरली जैसे रहते हैं उसी स्थान में लगभग कोशिश किया जाता है रखने का, उसको इन सिटू हो गया। तो इन से हो गया इनसाइड हैबिटेट। ठीक है, इनसाइड हैबिटेट। इन सिटू कंजर्वेशन जो है ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है यही है, इन सिटू कंजर्वेशन। उसके बाद एक सिटू, मतलब कि उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के, मतलब कि इसमें उन्हीं को रखा था एक सिटू में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले को जो है एक सिटू करके बचाया जाता है, लेकिन उनको नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता है। उनका हैबिटेट जो है, क्योंकि उनका हैबिटेट जो है कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय होने का जो है उनको मतलब कि दूसरे तरीके से रखना पड़ता है। उसके लिए उसका क्या कहा था, उसमें रखा था जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, या फिर जूलॉजिकल पार्क हो गया, या फिर जैसे सीड बैंक्स होता है उसमें बचाया जाता है, या फिर जीन बैंक्स में, या फिर एक क्रीपो प्रिजर्वेशन करके आता है, क्रीपो प्रिजर्वेशन यहाँ पे, उसमें ये सब शामिल है इसमें। तो फिर से देखने थे क्या क्या आता है इसमें, बोटेनिकल गार्डन आता है, बोटेनिकल जूलॉजिकल पार्क आता है, जूलॉजिकल पार्क के अलावा सीड बैंक्स आएगा, सीड बैंक के अलावा जीन बैंक भी आएगा। 2 बैंक आ रहा है, सीड बैंक, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद एक और आता है क्रीपो प्रिजर्वेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सीड बैंक किस में आएगा, तो सीड बैंक जो है एक सिटू कंजर्वेशन में आएगा।
उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, मतलब एक नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ये नेशनल पार्क बनाया कब, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क बनाया गया, इनमें एकदम नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जानवरों को। जैसे नेशनल पार्क कोई पार्क अलग से नहीं बनाया जाता है, एक पार्टिकुलर रीजन को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है कम्प्लीटली बैन हो जाता है, हंटिंग जो है वो कम्प्लीटली बैन होता है, उसमें कोई भी आप घास चराने ये सब के लिए नहीं ले जा सकते हैं, कोई में लकड़ी काटने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, कोई वीपन उसमें यूज़ नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि लोग का नॉर्मल मूवमेंट भी मतलब किसी प्रकार से ये सब जो नहीं हो सकता है। इंडिया में नेशनल पार्क की बात करते हैं 103 गो नेशनल पार्क है, अभी 103 गो है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में जो है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। पहला नेशनल पार्क जो इंडिया का है उसका नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया था। अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एक तरह से नेशनल पार्क जैसे समझिए, लेकिन इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है, ठीक है, एकदम लिमिटेड। जैसे सेंचुरी समझिए सम ह्यूमन और नेचुरल मतलब नो ह्यूमन। नेचुरल पार्क में कुछ आदमी जो है इसमें जा सकता है, जैसे इसमें क्या क्या अलाउड है, इसमें जो है ग्रेजिंग अलाउड है, चराने वरने के लिए जा सकते हैं, फायर वुड कलेक्शन के लिए आप ले जा सकते हैं, फायर लकड़ियों के लिए इकट्ठा करना रहता है, या फिर टूरिज्म के लिए रेगुलेशन बना के टूरिज्म इसमें यूज़ होता है कि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इसमें क्या रिस्ट्रिक्टेड है, तो परमानेंट आदमी जो है इसमें नहीं रख सकता, परमानेंट सेटलमेंट आदमी का जो है वो अलाउड नहीं है, परमानेंटली आप नहीं रह सकते हैं। ये नेशनल पार्क जो है वो सेंचुरी से जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका जनरली इसको बनाया जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसीज़ को बचाने के लिए। जैसे उसमें एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, गुजरात का गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एशियाटिक लाइन के लिए बनाया गया। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एशियाटिक लाइन के लिए बनाया गया, ठीक है। उसका सिमलीपाल उड़ीसा वाला जो है, सिमलीपाल जो है वो टाइगर बचाने के लिए, सिमलीपाल उड़ीसा वाला जो है यहाँ पे सिमलीपाल वो टाइगर बचाने के लिए हो गया। तो पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी मध्य प्रदेश में, पन्ना वाला जो है वो भी टाइगर बचाने के लिए, पन्ना वाला। सिमलीपाल वाला जो है वो भी क्या करते हैं, टाइगर के लिए। ये गिर वाला जो है एशियाटिक लाइन के लिए। इसमें नियम ऐसे मान लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक तो मैं छोटा भाई समझिए कृष्णा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नेशनल पार्क बन सकता है, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क जो है कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता है। मैंने इसको अपग्रेड किया जा सकता है, इसको जो है डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लगभग 543 हुए, इसमें बर्ड सेंचुरी को भी ऐड कर लिया जाए तो यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कितना, तो 500 से ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 543 से करीब है। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं आप, तो एक बहुत बड़ा एरिया जिसका काम होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ये तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ही पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम को बचाना, नेचुरल रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है इसमें, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सब जो है बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया। इसका शुरुआत कौन किया था, इसका यूनेस्को जो है 1975 में शुरुआत किया बायोस्फीयर रिजर्व का। इसको किस प्रोग्राम के तहत किया था, एक प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर, यानी कि MAB करके था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसका शुरुआत किया बायोस्फीयर रिजर्व का। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, उसका अधिकार पूरा अधिकार उसी के पास होता है। इंडिया में टोटल 18 को बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है बायोस्फीयर रिजर्व कौन इंट्रोड्यूस किया, तो यूनेस्को किया। इंडिया के पास टोटल 18 को है। उसका अलग अलग प्रकार से जोन बांटा गया है। सबसे ज़्यादा कोर जोन जो होता है एक तरीके से समझिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। इसको कोर जोन में जो है नेशनल पार्क आ सकता है, क्योंकि पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। उसके बाद से इसमें जो है कहा जाता है कि नेशनल पार्क इसमें आ सकता है। तो ये कोर जोन, और कोर जोन के बाद होता है बफर जोन। इसमें जो है लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है। कोर जोन में तो मतलब ये पूरे नहीं नेशनल पार्क जैसे हो गया, लेकिन बफर जोन में होता है लिमिटेड, बिल्कुल थोड़ा बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटी जो इसमें अलाउ किया जा सकता है। तो जो बफर जोन होता है उसका किसके लिए होता है जनरली, तो आप मतलब रिसर्च में यूज़ हो सकता है, उसके बाद एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, एक बार इको टूरिज्म होता है उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सब के लिए जो है बफर जोन यूज होता है, रिसर्च, एजुकेशन, इको टूरिज्म के लिए बफर होता है। बफर का मतलब ये होता है कि थोड़ा मतलब कि बैलेंस करने वाला। उसके बाद पेरिफेरल या फिर ट्रांजिशन जोन, ये सबसे बाहरी जोन होता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड होता है, लेकिन इसमें आपको सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। ये नहीं कि नेचर को पूरा हानि पहुंचाते हुए, जैसे इसमें एग्रीकल्चर अलाउड है, पर सेटल जो है आप उसमें सेटल हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको परमिशन लेना होगा, नेचर को बिना हार्म किए हुए आपको सेटल होना होगा। इस प्रकार से हो सकते हैं। यानी पेरिफेरल यानी कि पीपुल इसमें परमिटेड रहते हैं। क्विक में आदमी नहीं अलाउड है, इसमें लिमिटेड अलाउड है, इसमें जो है ऐसे अलाउड है।
तो पूछे टूरिज्म किस में होगा, तो कोर जोन में बिल्कुल टूरिज्म नहीं होगा, टूरिज्म जो है बफर और पेरिफेरल जोन में ही होगा। तो फेमस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देखें तो उसमें आता है नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरबन, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, ये सब जो आता है फेमस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। जैसे नीलगिरी के, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरबन, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, ये सब जो है बायोस्फीयर। नीलगिरी जो है इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। नीलगिरी जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग का बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन को देखे तो हम लोग कि एक C2 में आता है, एक C2 में आता है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन जो है जनरली प्लांट्स स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग प्लांट स्पीसीज को अलग अलग रीजन से लाके इसमें जो है बचाया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है रिसर्च में, फिर एजुकेशन में, या फिर कंजर्वेशन करके ब्रीडिंग कराने में इसे यूज किया जाता है। उसको उसी के लिए उसका नाम जो है बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन का काम क्या क्या है, तो ये जो इंडेंजर्ड प्लांट है उनको बचाना, या फिर नए प्लांट के वैरायटी को उसमें डेवलप करना, या फिर डिजीज़ फ्री मतलब बीमारी ऐसा प्लांट बनाना जिसमें डिजीज़ हो ही नहीं, ये सब जो है प्लांट है। तो बोटनी का मतलब ही होता है प्लांट्स, बोटनी का मतलब ही होता है प्लांट्स। तो इसका काम ही वही है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स डाइवर्सिटी को बचाना। उसके बाद आता है जू, या फिर इसको जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, जू। इस जो एक C2 में भी जो एक C2 में आ गया। जू के बारे में देखा तो कहता है ये आर्टिफिशियल ही है, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल हैबिटेट दिया जाता है इसमें जानवर और बर्ड्स को। ये जब किसके लिए यूज किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है कंजर्वेशन के लिए, एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए। कंजर्वेशन के लिए, एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका लीगली बनाता है, ये नहीं कि आँख मूंद के बिजनेस के लिए नहीं बनाना है इसको। इसका अथॉरिटी होता है, उसका अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको जो जारी करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। जीन पूल सेंटर, जीन पूल सेंटर में क्या होता है, जितने भी एक मान लीजिए एक स्पेसीज को पकड़ा और उसका जितना भी प्रकार का जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, जितना भी प्रकार का हो सकता है, उस सब को जो है उसमें क्या करता है, उसको पकड़ के उसमें रखा जाता है। उन पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। रिसर्च करके क्या किया जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो गया, या फिर ब्रीडिंग करवाते हैं। ये सब मतलब फ्यूचर फूड, मतलब एक जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। NCT के साथ जो मेजर इसका सेंटर है, कहाँ कहाँ है जीन पूल का सेंटर, एक है साउथ एशियन वाला है, साउथ एशियन, एक साउथ वेस्ट एशियन है, एक ईस्ट एशिया है, चाइना और जापान में पड़ता है ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन रीजन हो गया, यूरोप हो गया, इसका एंडीज़ माउंटेन्स हो गया, साउथ अमेरिका का एंडीज़ पर्वत, एंडीज़ माउंटेन हो गया, ऐसा जीनपुर सेंटर है। तो जीनपुर सेंटर किसका रीजन होता है, तब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, ठीक है। उसके बाद है कि एंडीज़ जो है, एंडीज़ वाला आ गया। एंडीज़ वाला इसमें सबसे ज़्यादा किस लिए होता है, तो सबसे ज़्यादा पोटैटो के लिए होता है। एंडीज़ वाला जो सबसे ज़्यादा पोटैटो के लिए होता है, इंडीज़ वाला सबसे ज़्यादा पोटैटो के लिए। देखिए जीन पूल सेंटर अलग हुआ है, पूल सेंटर में सबसे ज़्यादा सलाह लगा के रखा जा रहा है। जीन बैंक अलग हो गया, मतलब जीन बैंक में किसी चीज़ को जमा करना है, यानी कि मतलब कोई मान लीजिए ऐसा वैरायटी लग रहा है कि जिसको मतलब जेनेटिक मटेरियल लग रहा है, जिसको कि भी बचाना है और उसको फ्यूचर यूज के लिए रखना है, उसको तो पूरा कंडीशन दे सकते हैं, उसको जीन बैंक कहा जाता है। इसमें क्या है, जीन बैंक में क्या क्या हो सकता है, इसमें सीड्स हो जाएंगे, या फिर इसमें स्पर्म्स एंड ओवा हो जाएंगे, ठीक है, या फिर एम्ब्रॉय हो जाएगा। ये सब जो है जनरली इसमें स्टोर किया जाता है जीन बैंक में, फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है जीन बैंक में। इंडिया में जो मेन जीन बैंक है उसमें कौन कौन आता है, ठीक आता है NBPGR, ये जो है दिल्ली में, NBPGR जो है दिल्ली में, ये जो है बिया को बचाता है और प्लांट जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको बचाता है। बिया को और प्लांट जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनको बचाता है। तो देखिए नवपगड़ एक होता है, नवपगड़, तो ये हो गया नवपगड़, तो ये हो गया प्लांट बचाने के लिए। फुल फॉर्म में जो प्लांट जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का नवपगड़। यही पी के जब ए लगा दिए, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वो लग गया करनाल में हो गया। ये हम लोग एनिमल्स के से स्पर्म ओवा सबको बचाने के लिए मतलब उसमें रखा जाता है। तो नवागढ़ हो गया। उसके बाद आता है ए के जगह पर उसमें एफ लगा दिया, FGR हो गया, तो ये जो फिश के लिए हो गया। ये वाला जो है लखनऊ में, फिश वाला जो है लखनऊ में, तो प्लांट वाला दिल्ली में, एनिमल वाला करनाल में, और क्या कहते हैं मछली वाला लखनऊ में। तो जीन बैंक होता है, जीन बैंक जो है कंट्रोल टेम्परेचर का यूज होता है, इसमें कंट्रोल टेम्परेचर यूज किया जाता है। कहता है क्या कहते हैं इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये जो एक C2 में आता है, इसमें क्या कहता है कि सेल्स या फिर टिश्यू या फिर क्या कहते हैं एम्ब्रॉयो या फिर जो गैमेट्स होते हैं उनको जो है बचाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, मतलब कि समझिए कि -196 डिग्री सेल्सियस में जो है लिक्विड नाइट्रोजन में मिला के जो है इसको बताया जाता है, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहता है।
इसे जो है यूज़ किया जाता है बहुत समय, लंबा समय तक बचा के रखने के लिए। ये जो जेनेटिक डिग्रेडेशन होता है उससे ही बचाता है। क्रायो का मतलब ये होता है कोल्ड कंजर्वेशन। क्रायो इज इक्वल टू कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा करके, टेम्परेचर -196 करीब ले जाइए। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का, इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। वैसा रीजन होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज जो है पहले से रहते हैं, लेकिन वो जो ख़त्म होने के कगार पे, वो जो इंडेंजर्ड है, हाईली थ्रेटेंड है, ख़त्म होने का भी चांस है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब इसमें डाइवर्सिटी भी खूब है और डेंजर भी खूब है, डेंजर में है वो लोग, तो उसी को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में डिक्लेयर किया जाता है। ये किसके द्वारा लाया गया था? बायो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा, नॉर्मल बनाने के लिए लाया गया था। तो जो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा लाया गया था। हॉट स्पॉट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? 1500 से ज़्यादा जो है प्लांट स्पीसीज होना चाहिए, मतलब प्लांट के अलग अलग प्रकार के 1500 से ज़्यादा होना चाहिए, 1500 या 1500 से ज़्यादा, या फिर जितने जो उसका अस्तित्व होता है उसका 70% जो है लॉस कर चुका है। ठीक है, 70% जो लॉस कर चुका है, 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 70% लॉस कर चुका हो, तब जो है उसमें जो है ये दिया जाता है कि 1500 प्लांट प्लस 70% लॉस, इसको कहते हैं हम लोग क्या? हॉट स्पॉट। टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है दुनिया में जो है वो 36 गो है, टोटल जो है 36 गो है। और कितना जगह अच्छा है? तो मात्र 2.3% जो है लैंड ऑक्यूपाई करता है, लेकिन 60% स्पेसीज जो है इसी में है। देखिए टोटल दुनिया में हॉट स्पॉट हो गया 36 को, जगह छेकता है मात्र 2.3%, लेकिन 60% स्पेसीज जो है और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में ही है। हॉट स्पॉट कहना रहता है को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसमें ख़त्म होने के कगार पर है कोई प्रजाति, मतलब ऐसा प्रजाति रहता है एकदम बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे, उसको हॉट स्पॉट रखते हैं। इसमें जो है टोटल दुनिया में जो टोटल 8 गो है, दुनिया में इसमें से जो है टोटल 8 गो हॉट स्पॉट है। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो 4 गो है। 4 कौन कौन है? तो सबसे पहले देखते हैं कि एक हो गया ईस्टर्न हिमालय हो गया। ठीक है, दूसरा है इंडो बर्मा, ईस्टर्न हिमालय के बाद इंडो बर्मा जो है वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड जो है वो है ईस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न हिमालय है और वेस्टर्न जो है घाट है। इधर इंडो बर्मा हो गया, इधर सुंदरलैंड हो गया। ये जो हॉट स्पॉट है कम्प्लीटली इंडिया का नहीं है, इनका जो है कुछ % एरिया जो है वह इंडिया के अंदर है। जैसे वेस्टर्न घाट का जो है लगभग 65% देख सकते हैं, लगभग 65% जो है इंडिया में है। उसको इंडो बर्मा का देखें तो मात्र 5% है। हिमालय रीजन का देखें तो 44% है। सुंदरलैंड का देखें तो 1.28% ही है। ठीक है, तो इंडिया जो है और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न घाट के बाद सबसे ज़्यादा 65 था, तो उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हिमालय के पास लगभग 45 के करीब, उसके बाद इंडो बर्मा हो गया 5 और सुंदरलैंड हो गया 1.28। उसके बाद आता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में क्या आता है? जितने भी इसमें थ्रेटेंड या फिर इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पेसीज है उनके बारे में अब तीनों को समझ लें। थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में अंतर क्या होता है? इसमें सबसे छोटा होता है इसमें थ्रेटेंड मतलब कि इंडेंजर्ड होने वाला है। ठीक है, इसमें थ्रेटेंड में धमका है, थ्रेटेंड मतलब क्या है? धमका हुआ, मतलब कि बिल्कुल इंडेंजर्ड में आने वाला है। उसके बाद थ्रेटेंड के बाद इंडेंजर्ड मतलब कि ये सब विलुप्त हो रहा है। एक्सटिंक्ट मतलब कि पूरा खत्म हो चुका है, सब एक्सटिंक्ट में आ गया। अब क्वेश्चन इस तरह है, रेड डेटा बुक को जारी कौन करता है? इसको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है रेड डेटा बुक जारी करता है। और रेड डेटा बुक में जो है सबसे पहले आता है एक्सटिंक्शन या फिर एक्स। इसमें कहा जाता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है, कोई भी लिविंग वाला जो है इसमें से जो है बाकी नहीं रह गया है धरती पर, तो वो सब जो है एक्सटिंक्ट कहा जाता है। एक्सटिंक्ट में सबसे पहले आता है डोडो। इसका एग्जाम्पल देखें तो डोडो। एक आता है स्टीलर सी काऊ जो रूस में, डोडो जो मॉरिशस में, स्टीलर सी काऊ जो है रूस में पाया जाता था। उसके बाद थाइलासिन, ये टस्मानिया का शेर था, टस्मानिया अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीकी शेर के 3 प्रजाति, बाली नामन कैस्पियन, ये सब जो है वो सब जो है ख़त्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि एब्सोल्युटली नो वन इज अलाइव। ठीक है, ये कहता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि जंगल में मतलब ख़त्म हो चुके हैं। या आदमी जो या तो उनको मतलब जूओं में रखे हुए हैं या फिर अब दूसरे कंडीशन में, मतलब नेचुरल हैबिटेट जो उनका ख़त्म हो जाए। एक्सटिंक्ट है वाइल्ड में, जो जंगल में ख़त्म है, जो चिड़ियाघर से मिल सकते हैं आपको। उसके बाद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको CR में रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि हाई रिस्क है इनको ख़त्म होने का। मतलब कि लगभग इसका कंडीशन क्या क्या है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, कि 10 साल में 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया 10 साल में, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में।
और ऐसा पॉपुलेशन जिसमें 250 से भी कम मतलब मैच्योर है, 250 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल है, तो उसको भी हम लोग क्रिटिकल इंडेंजर में रखेंगे। 90% ज़्यादा खत्म हो गया 10 साल में, 250 से कम मैच्योर हो, या फिर ओनली 50 गो, सिर्फ और सिर्फ 50 को मैच्योर बचा हो, तो उसको भी रखेंगे। और उसके बाद ऐसा भी लगेगा ना कि अगले 10 साल में जो है 50% ख़त्म हो जाएगा, 50% ख़त्म हो जाएगा अगले 10 साल में, तो उसको भी रखेंगे किसमें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। यहाँ पे टोटल मतलब जनसंख्या 250 से कम हो, और मैच्योर वाला जो है 50 है। टोटल तो 250 है, लेकिन मतलब प्रजाति और मैच्योर वाला 50 से कम हो। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में उसमें देखते हैं कैसे नाम देखते हैं, 3 गो जी है, जी। पहला जिससे हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा से जिससे हो गया घड़ियाल, और तीसरा जी से हो गया गंगाई सार्क, घड़ियाल, और जी से था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हो गया, जी के बाद आता है पी से हो गया पिंक हेड वाला बत्तख, एच से हो गया हिमालयन क्वेल जो हो गया वो हो गया, और उसका पी से हो गया पिंक हेड वाला बत्तख। तो क्रिटिकली में आ जाएगा जी और PH। यानी क्रिटिकली इंडेंजर के बाद सिर्फ इंडेंजर्ड, इसमें जो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है ख़त्म होने का। इसमें 70% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, इसमें ताकि 90% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, उसमें कि 70% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ हो। और इसमें जो है क्या कहता है कि 20% एक्सटेंशन रिस्क हो 20 साल में। यहाँ पे करेगा हो सके अगला 10 साल में 50% जो ख़त्म होने वाला हो। इसमें कहा जाता है कि अगला 20 साल में जो है अगर कितना परसेंट, अगला 20 साल में जो 20% ख़त्म होने वाला हो, सॉरी अगला 5 साल के अंदर 20% ख़त्म होने वाला, अगला 5 साल के अंदर 20%। अगर इसमें अगला 10 साल में 50% था, इसमें 5 में 20% था। अब प्रजाति की जनसंख्या जो 250 से कम हो, प्रजाति की जनसंख्या 2500 से कम हो, और मैच्योर जो वाला जो 250 से कम हो। इसमें प्रजाति 250 और मैच्योर जो था 50 था। इसमें मैच्योर हो गया 250 और टोटल प्रजाति जो 2500। ठीक है, ये बात सही है यार। 20 साल में 20% उसके प्रजाति नष्ट होने का खतरा हो, तब भी जो है इंडेंजर्ड में रहता है। वो जाता है वल्नरेबल मतलब कि सभी जो है ख़त्म हो सकता है। यानी कि जैसे 10 साल में जो 50% जिसका गिरा हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड 90%, इंडेंजर्ड वाला 70%, और 50% पॉपुलेशन का उसको वल्नरेबल में रखा जाएगा। वल्नरेबल वाला देखे थे कि 50% 10 साल में हो तो वल्नरेबल में रखा जाता है। इसमें इसकी शौक हो के आगे ये ख़त्म हो सकता है। उसके बाद इसमें कहा जाता है कि आने वाला प्रजाति की संख्या जो है 10 साल से कम हो और 1000 से मैच्योर हो। सबसे पहले मैच्योर 50 था, प्रजाति 250 था। उसके बाद आया प्रजाति मैच्योर 250, प्रजाति हो गया 2500। अब जो है मैच्योर वाला कितना है, कम से कम 1000। मैच्योर वाला कम से कम 1000 है, मैच्योर वाला कम से कम जो 1000 से है। प्रजाति की जनसंख्या जो है 10,000 है। 10 साल में 10% से अधिक की कमी आ रहा हो। देखिए वल्नरेबल में जो है आता कौन है। वल्नरेबल में तो हो गया डबल एस हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, एक जो है स्नो लेपर्ड हो गया। तो स्नो लेपर्ड वाला बहुत याद रखना है, स्नो लेपर्ड हो गया, एक जो है स्लॉथ बियर हो गया, ये दोनों आ गया। उसका एस क्या आता है हम लोगों का, एस क्या आता है कोविड जैसे नहीं, कोविड आता है। सी से हो गया हम लोगों का चीता, सी से हो गया चीता। ठीक है, ओ से हो गया एक साल वाला गेंडा, 1 हॉर्न राइनोसेरस, एक संग वाला, एक सिंग वाला राइनोसेरस हो गया। इसके बाद आता है 4 हॉर्न वाला एंटीलॉप, 4 हॉर्न वाला। एफ से 4 हो गया, 4 हॉर्न वाला एंटीलॉप। आई से हो गया हम लोग का इंडियन बिसॉन, जिसको गौर भी कहा जाता है, इंडियन बिसॉन। डी से हो गया ड्यूगोंग, जो कि गाय का कहा जाता है, ड्यूगोंग जिसको कहा जाता है। तो एस से हो गया स्लॉथ बियर, एस से हो गया स्नो लेपर्ड। उसके बाद कोफिड, तो सी से हो गया हम लोग का चीता, ओ से हो गया हम लोगों का 1 एक सिंग वाला गेंडा, एफ से हो गया हम लोगों का 4 हॉर्न वाला एंटीलॉप। आई से हो गया हम लोगों का इंडियन बिसॉन, या फिर गौड़ कहा जाता है, गौरैया। और उसके बाद आता है हम लोग का डी से ड्यूगोंग जो है हम लोग का एक सी का हुआ डिगोंग, यहाँ पर देख सकते हैं एक सी का हुआ डिगोंग। मतलब वल्नरेबल में जो आने वाला एग्जाम्पल था उसमें था सबसे पहले था स्लॉथ बियर था, स्लॉथ बियर के बाद स्नो लेपर्ड था, स्नो लेपर्ड से बहुत क्वेश्चन आता है। स्नो लेपर्ड जो है वल्नरेबल में है, या किस में है, स्नो लेपर्ड जो है वल्नरेबल में, इंडेंजर्ड में दे देता है, लेकिन स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है वो किस में आता है, तो वल्नरेबल में आता है। उसके बाद नियर थ्रेटेंड भी वही होता है जो कि इंडेंजर्ड होने ही वाला है। नियर थ्रेटेंड जो है ये थ्रेटेंड से इंडेंजर्ड होने वाला है, मतलब इंडेंजर्ड जो होने ही वाला है उसी को नियर थ्रेटेंड कहा जाता है। कहता है लिस्ट कंसर्न,
तो मतलब कि ये ऐसे हैं जिनके बारे में चिंता थोड़ा कम है, इसके बारे में थोड़ा रिस्क कम है, लेकिन इनका लाइफ जो है पूरा कंफर्टेबल है, तो इनके बारे में थोड़ी चिंता कम है, इसलिए इसको लिस्ट कंसिडर करेगा। डाटा डेफिशिएंट मतलब उसके बाद डाटा ही नहीं है तो इसको डाटा डेफिशिएंट भी कहा जाता है या फिर डाटा डाउटफुल कहा जाता है। डाटा डेफिशिएंट होने का ये मतलब नहीं हुआ कि जो स्पेसिस जो सेफ है, डाटा डेफिशिएंट मतलब डाटा ही नहीं, नॉट इवेल्यूएटेड, अभी तक उसको एवेल्यूएट नहीं किया गया, पता ही नहीं लगाया गया है। हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत मेन जो नियम कानून बना है उसके बाद सबसे पहले देखते हैं रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में। रामसर कहाँ है, तो ये जो ईरान में एक शहर है उसी के नाम पे है। ये जो वेटलैंड को बचाने के लिए हुआ है, किस लिए हुआ है, तो वेटलैंड को बचाने के लिए। तो इसे कब से फोर्स में आया, तो ये जो मैंने प्रभावी हुआ 1975 से, इंडिया इसमें ज्वाइन किया 1982 में, ठीक है। रामसर आए 71 में, प्रभावी हुआ 75 में, इंडिया ज्वाइन किया 82 में, इंडिया ज्वाइन किया 82 में। इंडिया में जो है लगभग 115 को वेटलैंड है, 115 को वेटलैंड है, उसमें से 92 को जो है रामसर साइट है, 92 को जो है शायद बढ़ के 93 हो गया है। बिहार में भी कुछ शामिल हुआ था, करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, ये कितना शामिल हो गया है। तो रामसर में जिसमें रामसर में पूछा रामसर में क्या आता है, जंगल आता है, नहीं, रामसर में जो सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स आते हैं, वेटलैंड्स ओनली, ठीक है। उसका आता है कार्टिगन प्रोटोकॉल या फिर बायोसेफ्टी जो 2000 में हुआ था। कार्टिकन का ये यहाँ पे कार्टिजेना लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश लिखा जाएगा कार्टिगन। ये कार्टिगन कहाँ है, तो कोलंबिया में, कार्टिगन जो है कोलंबिया में है। ये जो डेट है इसका 29 जनवरी 2000 इम्प्लीमेंट हुआ है 2003 में। इसका पर्पज़ क्या है, ये इसका नाम है कार्जिना और जीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जेनेटिकल जीन को मॉडिफाई करना जो है, जो आप जीन को जो मॉडिफाई करना है उस पर कंट्रोल करना है, जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो। जीन को मॉडिफाई सब करने से बचाना, जिससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो। कार्जिना में 2000 में लागू हुआ था। तो नागोया प्रोटोकॉल का हुआ है 2010 में आया। नागोया को नागाड़ा से याद रखिए, डा से डास, 2010 में आया था नागोया प्रोटोकॉल। कहाँ पे आया था, नागोया जो जापान में आया था। इसका मेन फोकस क्या था, सबका मेन सोचे तो मैंने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, ठीक है, वो तो मान लिया। उसके बाद ये जेनेटिक रिसोर्स को यूज़ करना, उसके बाद जो है एकदम फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए बेनिफिट्स का, जो बेनिफिट्स हो उसका एकदम अच्छा तरह से शेयरिंग होना चाहिए। तो वही कहा जाता है नागोया प्रोटोकॉल जो है किससे डील करता है, तो जो बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट के शेयरिंग से किस में, जो जेनेटिक रिसोर्स से जो बेनिफिट होता है उसके शेयरिंग से बात करता है कौन, नागोया प्रोटोकॉल। उसके बाद आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में। इसमें टाइगर प्रोटेक्शन लॉ भी आया था। मतलब एक तरीक़ा से कहा जाता है कि जंगली जानवर है इसको नहीं मारना है, इसमें शिकार को, ये सब को जो इलीगल बनाया गया है, ये सब एक्ट लाकर, तो इसको कब लाया गया था, 1972 में। इसी के तहत जो एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड बैठा था, जो कि बताता था कि अब नेशनल पार्क कहाँ बनाना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बनाना है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये जो एक्शन प्लान 1983 में जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इसको कहा जाता है, एक्शन प्लान 1983 वाले पर, तो 1983 में अपनाया गया, लेकिन बाद में चलकर जो इसको संशोधित यानी इसको बाद जाकर रिवाइज हुआ। एक्शन वाला काम क्या था, एक्शन वाला काम का जितना वाइल्ड लाइफ का प्रोग्राम चल रहा है उस सबको आपस में जोड़ना, इलीगल हंटिंग और उसके व्यापार पे सब पर रोक लगाना। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या होता है कि जो स्टॉकहोम वाला हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम वाला हुआ था, उसी से प्रभावित होकर आया था, ठीक है। यह आया था कब, 23 मई 1986 को लागू हुआ, ये स्टॉकहोम वाला से प्रभावित था। उसके बाद जो है इसी को अम्ब्रेला भी कहा गया, जो इन्वायरमेंट वाला 1986 को, इसी को जो अम्ब्रेला वाला भी कहा गया, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इसको अम्ब्रेला वाला भी कहा गया। ये जो है जितने भी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल है, सबको देखता है, इसलिए इसको अम्ब्रेला वाला भी कहा गया। 1986 के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को अम्ब्रेला वाला भी कहा गया, अम्ब्रेला एक्ट कहा गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें ओवरऑल सब मिला के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रहा था, इसीलिए अम्ब्रेला वाला कहा गया। उसके बाद क्रूएल्टी एक्ट है 1960 का, क्रूएल्टी वाला, ये जो था एनिमल के वेलफेयर से था। इसका मेन काम था जानवरों को बचाना, जानवर जो क्रूएल्टी होता है उसको बचाना, ना कि वाइल्ड लाइफ से इसको कुछ लेना नहीं था, सिर्फ पार्टिकुलर एनिमल से लेना था किसको, क्रूएल्टी एक्ट को। ये में जैसे कि एनिमल का तस्करी होता था, या फिर एनिमल का यूज़ होता था एक्सपेरिमेंट सब में, या फिर परफॉर्मेंस, या फिर मतलब उसको व्यापार करता था लोग, ये सब में से जो है बंद करने के लिए आया एनिमल क्रूएल्टी एक्ट। उसके बाद आया हम लोगों का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, BDA बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का आया। इसका मेन काम क्या था, तो हम लोग के कंजर्व करना, किसको, हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता था। मेन इसका काम था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना। उसके बाद जब बेनिफिट शेयरिंग इसमें भी है, जैसे नागोया में भी था वैसे ही बेनिफिट शेयरिंग जो है इसमें भी है। इसमें आता है सबसे पहले NBA देखें तो ये चेन्नई वाला जो है NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA जो है वो चेन्नई में है। उसके बाद
उसके बाद अलग से राज्य वाला का भी है, स्टेट बोर्ड है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ पे। ये सब जो है इसमें से मेन क्वेश्चन आता है जनरली कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो कब का आया था। बायोलॉजिकल बी अल्फ़ाबेट में दूर आता है, तो ये जो 2002 में आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 का, सबसे पहले 1894 में लाया गया था, लेकिन मॉडिफाई करके 88 में लाया गया। इसमें क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि 33% जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पूरा लैंड का 33% जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और 67% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसमें, हिली और माउंटेन एरिया में। 67% जो है हिली और माउंटेन रीजन में होना चाहिए। इससे जनरली क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ये जो है किस पे एम करता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को करता है। इसका काम रिवेन्यू वाला नहीं है, ये काम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस का है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का काम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस है। इसका इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है इंडिया में। सबसे पहले आता है CEE, इसका देखते हैं क्या काम है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, CEE। इसका मेन काम है CEE का अवेयरनेस। एजुकेशन से क्या फैलाया जाएगा, CEE से इससे जो है अवेयरनेस फैलाया जाता है, इससे जो है अवेयरनेस फैलाया जाता है, मतलब इसके बारे में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है इसका मेन काम है अवेयरनेस फैलाना। तो ये जो है सैकॉन है, सैकॉन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इसका मेन काम है चिड़िया उड़िया को बचाना। ये जो है ऑर्निथोलॉजी से मतलब है चिड़िया उड़िया को बचाना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी करता है, लेकिन मेन जो है इसमें चिड़िया वाला भी है इसमें, सलीम वाले में। ये जो है कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। सलीम अली वाला जो है कोयम्बटूर में। नाम से लग रहा है सैकॉन, तो कोयम्बटूर में हो गया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये जो डाटा मतलब साइंटिस्ट जिन लोगों को डाटा नहीं चाहिए होता है वो उसका काम करता है। ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। एक फॉरेस्ट वाला भी जो था शायद देहरादून में ही था। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, ये जो है साइंटिफिक इनपुट जो साइंटिफिक डाटा चाहिए वो प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका देख सकते हैं हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में ही है। इसका काम क्या है, तो ये पब्लिश करता है फॉरेस्ट रिपोर्ट को, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करेगा, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो है कलकत्ता में, ठीक है, ये कोलकाता में है। इसका मेन काम क्या है, तो प्लांट का जो बंटवारा होता है उसके बारे में जो सर्वे करता है, प्लांट का काम वाला सब जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। सर्वे वर्वे करना प्लांट के बारे में सब जो है इसी के अंडर आता है। इसका स्थापना हुआ 1890 में, ऑर्गेनाइज 1954 में। स्थापना 1890 में और रीऑर्गेनाइज हुआ 1954 में। उसमें क्या जूलॉजिकल सर्विस नाम से, जूलॉजिकल ये जो है जानवरों के लिए जनरली हो गया। ये जो मेनियर जो इसमें फौना ऑफ इंडिया होता है, फौना के लिए हो गया। फ्लोरा होता है इसमें बोटेनिकल में, जो फौना यानी जानवरों के लिए आता है जूलॉजिकल सर्वे। ये जो है इसका हेडक्वार्टर भी जो है कलकत्ता में है, जैसे उसका कलकत्ता में होता है वैसे इसका भी कलकत्ता में। इसका स्थापना 1916 है। CPR सेंट्रल इन्वायरमेंट एजुकेशन साउथ इंडिया के लिए, मेनली जो है साउथ इंडिया के है। इसमें एक था रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन के साथ मिलकर और भारत सरकार के जलवायु मंत्रालय सबके साथ मिलकर जो है वो लाया कौन, CPR फाउंडेशन। इसका मेन काम क्या होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना और ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम लाता है। ये जो इसका मेन हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। CPR का मेन हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है, मेनली साउथ इंडिया में डील करता है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब CSE जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है समझिए इसको। इसका एक मैगजीन आता है, मैगजीन का नाम क्या है, डाउन टू अर्थ। ये जो डाउन टू अर्थ के थ्रू जो है अपना पब्लिकेशन करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है CSE का, और ये जो नॉन गवर्नमेंट NGO है। BNHS जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, BNHS, इसका स्थापना हुआ कब, 1883 में, यानी कि आज़ादी के पहले हुआ, 1883 में हुआ। उसके बाद जो है इंडिया का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1883 होने का जो है सबसे पुराना जो है यही है, इसका सबसे पुराना है। इसमें जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, इसमें आत्मा पांडुरंगा भी इसमें शामिल था। आत्मा पांडुरंगा जो है ये जो है सबसे बड़ा NGO है। ये जो है सबसे बड़ा NGO है, ठीक है, ये सबसे बड़ा NGO है, मतलब कि ये एक NGO के रूप में ही काम करता है। इसका 2 मेन है जो पब्लिश करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और एक होता है हॉर्नबिल, और ये 2 जर्नल आता है इसका। नेक्स्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे।